बच्चों, इस वीडियो के अंतर्गत हम गुप्त कला, साहित्य और विज्ञान का विकास के बारे में पढ़ेंगे। गुप्त काल को गोल्डन टाइम कहा जाता है, स्वर्ण काल कहा जाता है। और स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है, इसका आंसर आपको ढूंढना है। तो स्वर्ण काल कहने की वजह यही है कि इस काल में वास्तुकला के क्षेत्र में, मूर्तिकला के क्षेत्र में, चित्रकला के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में सभी प्रकार से बहुत अच्छा समय रहा है। बहुत ही उन्नति हुई है हर क्षेत्र में, चित्रकला में, साहित्य कला में, मूर्तिकला में नव निर्माण हुए हैं, मंदिरों का निर्माण हुआ है, कलाकृतियों का निर्माण हुआ है। आप पढ़ेंगे और इसी आधार पर जो है, और सोने के सिक्के जो है विशेष तौर पर जो है राजाओं ने इस समय जारी किए हैं। तो इस आधार पर भी आप समझेंगे कि किस प्रकार गुप्त काल को जो है वो स्वर्ण काल का समय कहा जाता है। आइए पढ़ते हैं। प्राचीन भारत में स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला आदि क्षेत्रों में विकास की चरम सीमा गुप्त काल में प्राप्त होती है। यानी ये सारा काम जो है वो गुप्त काल में ही हुआ है, स्थापत्य का भी, मूर्ति का भी और चित्रकला का भी। इस युग में कला में भारतीयकरण देखने को मिला, सौंदर्य अभिव्यक्ति देखने को मिली, भाव चित्रण, आध्यात्मिकता का अंकन उल्लेखनीय है। इस काल की कला में रूढ़िवादिता की कमी रही है। स्वाभाविक और यथार्थवादिता का अंकन, सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सौंदर्य के अनुरूप सृजन, आध्यात्मिक आदर्श कला, तकनीक की सादगी और अभिव्यंजना, लावण्य और लालित्य का संयम देखने को मिलता है। सबसे पहले देखेंगे हम वास्तुकला के क्षेत्र में किस प्रकार गुप्त कला में निपुणता प्राप्त की है। क्या खास बात है कि वास्तुकला के क्षेत्र में गुप्त काल को जाना जाता है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं, उससे पहले आप मंदिर देखिए। इस समय मंदिरों का निर्माण हुआ है। तो ये मंदिर देख रहे हैं आप, झांसी का दशावतार मंदिर है, देवगढ़ झांसी। बहुत ही सुंदर मंदिर है, भगवान विष्णु का मंदिर है। भगवान विष्णु जो है वो शेष शैया पर लेटे हुए हैं इसमें, और झांसी में है ये। झांसी कहाँ है ये भी आपको पता होना चाहिए, यूपी। फिर है लक्ष्मण मंदिर। ये लक्ष्मण मंदिर भीतरी गाँव है, और भीतरी गाँव कहाँ पर आता है तो बच्चों एमपी में है ये लक्ष्मण मंदिर भीतरी गाँव। इसकी कारीगरी, ऊंचे ऊंचे शिखर वाले मंदिर और स्तंभ बने हुए हैं, गोखड़े बने हुए हैं। मंदिरों की विशेषता की वजह से भी ये जाना जाता है। उसके बाद समुद्रगुप्त का सिक्का देख लीजिए। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ कराया था, तो उसका एक चित्र, एक सिक्के के एक फेस पे अश्वमेध यज्ञ का चित्र है, और पीछे वीणा बजाते हुए समुद्रगुप्त ने अपने सिक्के जो है वो गुप्त काल में ही जारी करवाए थे। तो वास्तुकला जो है उसके क्षेत्र में आप देखो। मंदिरों की खास बात क्या है कि मंदिरों में जो है वही आधार पीठिका है। आधार पीठिका का मतलब है कि चारों तरफ बैठने के लिए, चारों तरफ ये जो आप राउंड देख रहे हैं वो है। उसके अलावा गर्भगृह है जहाँ मूर्ति रखी हुई है, सभा मंडप है। गर्भगृह के बाहर का जो चौक होता है जहाँ लोग बैठते हैं वो सभा मंडप कहलाता है। ये जो आप ऊपर ऊंचे ऊंचे शिखर देख रहे हैं ये शिखर कहलाते हैं। अंतराल जो है, अंतराल और प्रदक्षिणा, चारों तरफ परिक्रमा की जाती है, तो परिक्रमा के लिए जगह रखी हुई है। और द्वार पर गंगा और यमुना की मूर्तियां लगा रखी हैं, ठीक है। और उसके अलावा स्तंभ जो है, स्तंभों पर कारीगरी की गई है, बारीक कारीगरी की गई है। तो ये सब सुंदरता जो है वो, साथ ही ये ईंटों और पत्थरों से निर्मित कारीगरी है, इसीलिए भी वास्तुकला बहुत सुंदर दिखी है। इस काल में मंदिर वास्तु के साथ साथ इसके शास्त्रीय नियम भी निर्धारित हैं। गुप्तकालीन मंदिर नागर शैली के उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। आधार पीठिका, गर्भगृह, सभा मंडप, शिखर, अंतराल, प्रदक्षिणा, द्वार पर गंगा यमुना की मूर्तियाँ, ये सब इस गुप्त काल में वास्तुकला के विशेषताएं हैं। ये मंदिर जो है ईंटों और पत्थरों से बने हुए हैं। इसमें तिगवा का विष्णु मंदिर, भमुरा का शिव मंदिर और नाचना कुठार का पार्वती मंदिर, भीतरी गांव लक्ष्मण मंदिर एमपी में, और देवगढ़ का झांसी दशावतार मंदिर बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, ठीक है। ये भूमरा जो है ये भी आपका एमपी में ही है। और नाचना कुठार का मंदिर पार्वती माता का मंदिर है ये। इसके अलावा मंदिर की योजना और आकृति में सतत विकास दृष्टिगोचर होता है। इसके अलावा विहार, स्तूप, गुहा, चैत्य। गुहा आपको पता ही है, गुफाओं को कहते हैं, और चैत्य क्या होता है, गुफाओं में ही एक भगवान की पूजा करने के लिए मंदिर बनाया हुआ होता है, उसे चैत्य कहते हैं। ये बौद्ध धर्म में विशेष रूप से बने हुए हैं। इसके अलावा अजंता बाग, एलोरा, उदयगिरी के गुहा के मंदिर,
दमेक स्तूप और महाबोधि विहार, बोध गया आदि के जो मंदिर हैं वो देखने लायक है। अजंता एलोरा आपको पता है मध्य प्रदेश में है, बाघ की गुफाएं हैं। तो इस प्रकार वास्तुकला का जो है गुप्त वंश में बहुत ही प्रसिद्धि, बहुत अच्छा कार्य हुआ है, जिसकी वजह से भी ये काल स्वर्ण काल माना जाता है। फिर देखिए मूर्ति कला। मथुरा आपको पता है उत्तर प्रदेश, सारनाथ MP, पाटलिपुत्र पटना बिहार मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र है। मथुरा, सारनाथ और पाटलिपुत्र ये मूर्तिकला के प्रमुख केंद्र है। मूर्तियाँ जो है वो उस समय धातु, पत्थर और मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती थी। परिधानों की महत्ता, अलंकृत प्रभाव मंडल, विशेष केश सज्जा यानी कि जो बालों की डिजाइन और मुद्रा आसन, बैठने का तरीका, मूर्तियों का प्रभा मंडल का मतलब है कि मूर्ति के पीछे एक प्रभा मंडल चमकता है, जो तपस्या की करने वाले व्यक्तियों के ही चमकता है, हर किसी के नहीं। उसके अलावा सरलता, चेहरे पर सरलता, आध्यात्मिकता, मुद्रा आसन, बैठने का तरीका, ये सब भारतीयकरण मूर्तिकला की प्रमुख विशेषताएं हैं। आप मूर्तियों को देख चुके होंगे, आपको पता है मूर्तियों की सुंदरता किस प्रकार देखने को मिलती है। आपने अगर महावीर स्वामी की, तीर्थंकरों की मूर्तियाँ देखी हैं तो उनके चेहरे पर जो लालिमा नज़र आती है उसके बारे में भी आप जान सकते हैं। प्रतिमा निर्माण शास्त्रीय नियमों के अनुसार होता था। सुल्तानगंज की बुद्ध की मूर्ति, मथुरा से महावीर भगवान की मूर्ति, देवगढ़ झांसी और मथुरा की विष्णु भगवान की मूर्ति, एरन और उदयगिरी की वराह भगवान की मूर्तियाँ, ये सब मूर्तियाँ जो है वो इस काल की उत्कृष्ट मूर्तिकला का उदाहरण है, आप ध्यान रखेंगे। और शिव के अर्धनारीश्वर रूप की रचना भी इसी समय गुप्त काल में ही की गई है। अर्धनारीश्वर रूप आपने देखा होगा, जिसमें आधा शरीर भगवान शिव का होता है और आधा शरीर माता पार्वती का होता है। तो ये मूर्तिकला का विकास गुप्त काल में ही देखने को मिला। फिर देखिए चित्रकला का विकास भी इस समय हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, ध्यान दीजिए। गुप्त चित्रकला के सर्वोत्कृष्ट उदाहरण अजंता और ग्वालियर की बाघ गुफाओं से प्राप्त हुए। MP में है ये। अजंता के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बोध व बोधित्व एवं जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ है। अजंता के चित्रों में प्राकृतिक सौंदर्य, बुद्ध और बोधित्व, जातक ग्रंथों के वर्णनात्मक दृश्यों का अंकन हुआ है। दीवारों पर चित्रकारी की गई है। सुंदर कल्पना, रंगों की प्रभा, रेखाओं का लालित्य, विषय वस्तु की विविधता, अभिव्यक्ति से संपन्नता, अभिव्यंजना के कौशल के कारण अजंता के चित्र अद्वितीय हैं। अजंता की गुफा नंबर 16 देखिए आप। अजंता की गुफा नंबर 16 में उत्कर्ष इम्पोर्टेंट है। अजंता की गुफा नंबर 16, इसमें मरणासन राजकुमारी के साथ अवलोकीश्वर, यशोधरा और राहुल इत्यादि चित्र प्रसिद्ध है। ठीक है, यशोधरा राहुल ये यशोधरा भगवान बुद्ध की पत्नी है, राहुल उनके बेटे का नाम है। और मरणासन राजकुमारी का एक चित्र यहाँ पर गुफा नंबर 16 में बनाया हुआ है, बहुत देखने लायक चित्र है ये। और गुफा नंबर 17 में चित्रशाला, गुफा नंबर 17 को चित्रशाला कहा गया। तो गुफा नंबर 17 में क्या था, इस गुफा में माता और शिशु का चित्र सर्वोत्कृष्ट है। बाघ में 9 गुफाएं मिली हैं। क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि अजंता एलोरा की जो गुफाएं हैं, बाघ में 9 गुफाएं मिलती हैं। यहाँ पे बाघ के भित्ति चित्र मिले हैं, लौकिक जीवन से संबंधित हैं, जो तात्कालिक वेशभूषा, केश विन्यास, प्रसाधन आदि की जानकारी देता है। यहाँ संगीत, नृत्य आदि के दृश्य का प्रसिद्ध चित्र मिलता है। संगीत, नाटक कला, अभिनय, नृत्य कला की अद्वितीय उन्नति हुई है। समुद्रगुप्त का वीणा लिए हुए सिक्के पर अंकित चित्र संगीत प्रेम को दिखाता है। ठीक है, तो आपने अभी जो ये चित्र देखा है, ये एक साइड तो अश्वमेध यज्ञ के बारे में बता रखा है और इसके दूसरे साइड समुद्रगुप्त ने वीणा बजाते हुए अपना चित्र सिक्के पर दिया है। सोने के सिक्के इसने अपने काल में डलवाए और इन सिक्कों से पता चलता है कि वो संगीत को कितना प्रेम करता था। फिर आता है आपका साहित्य का काल, भी बहुत इम्पोर्टेंट है बच्चों, और साहित्य काल में भी टिप्पणी पूछी गई है। तो कुछ किताबों के नाम हम इसमें पढ़ेंगे और आपको याद कर लेना है। गुप्त काल में साहित्य का अद्भुत विकास हुआ है और साहित्य में संस्कृत भाषा और जटिल अलंकारिक शैली का विकास हुआ है। प्रयाग और मेहरौली आदि प्रशस्तियों की रचना इस समय हुई है। मेहरौली दिल्ली में है।
भाष, अब संस्कृत में अगर आपने ढंग से पढ़ा है तो भाष जो है लेखक है और भाष ने लिखा है स्वप्नवास वदता। तो स्वप्नवास वदता के लेखक कौन है? भाष। मृच्छकटिकम के लेखक कौन है? शूद्रक। ठीक है। और उसके बाद मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है? तो मुद्रा राक्षस का लेखक है विशाख दत्त। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट है अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम का लेखक कौन है? कालिदास। आपको याद कर लेना कालिदास को। आदि सुकांत नाटकों, रघुवंश, रघुवंश भी कालिदास का ही है जिससे महाकाव्यों की रचना की गई। पुराणों, स्मृतियों, रामायण, महाभारत आदि ग्रंथों को अंतिम रूप से इसमें दिया गया। संस्कृत व्याकरण का विकास हुआ। और आपको याद रखना है अमरकोश के लेखक कौन है? स्वयं अमर सिंह ही है। ठीक है। और चंद्रगौमी ने चंद्र व्याकरण आदि व्याकरण ग्रंथ रचे। उसके बाद आप काफ़ी टाइम से सुनते आ रहे हैं पंचतंत्र का लेखक कौन है? तो विष्णु शर्मा। उसके अलावा ईश्वर कृष्ण ने सांख्य कारिका और दिनांग ने प्रमाण समुच्चय आदि दार्शनिक ग्रंथों की रचना की है। वाकपति राज का गौडवाहो, वाकपति राज का गौडवाहो, प्रवर सेन का सेतुबंध आदि प्राकृत ग्रंथों की रचना भी इसी काल में हुई। इस युग में लौकिक साहित्य का बाहुल्य माना गया है। ठीक है। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट पैराग्राफ पढ़ा हमने। ये गुप्त काल जो है स्वर्ण काल माना गया है। इस काल के अंतर्गत आपने वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला और साहित्य के क्षेत्र में हुई उन्नति का अध्ययन किया। तो आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाएगा कि गोल्डन पीरियड क्यों कहा जाता है, तो आपको इन सभी मेन बातों को उसमें दर्शाना है।